Namaste children. 9th first language, page number 101. कल हमने माटी वाली इस शीर्षक क्यों पढ़ा ये मैंने भी बताया था। और ये पूरी कहानी उस मट्टी को बेचने वाली औरत को लेकर बनी हुई है, इसीलिए विद्यासागर जी ने इस पाठ का शीर्षक माटी वाली रखा। कैसे वो माटी लाती थी, उनके पूरे खानदान से यही व्यापार चल रहा था। और ये माटी वाली भी, जिसकी हालत इतनी कमजोर थी, फिर भी वह उस माटी को, सभी लोगों का उसका इंतजार था, लाल मिट्टी लाती थी। अब तक हमने पढ़ा, और उस युग में पीतल, कांसा, माटी आदि का कितना महत्व था, आज तो इन चीजों को कोई समझता नहीं। तो विद्यासागर जी ने बताया कि तमाम बर्तन भांडे जो भी थे वो कांसे के, पीतल के रहते थे। अब उसके आगे देखिए, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ, या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, या फिर कांच और चीनी के मिट्टी के बर्तन। आज इस आधुनिक युग में देखिए आप, भांडे शब्द का अर्थ है बर्तन, जो चमक के ऊपर हम लोग चले गए हैं, उसकी असलियत को हमने नहीं समझा। जो मिट्टी का आंगन, जो कांसे के बर्तन, जो पीतल के बर्तन में जो महत्व था, और जिसमें खाने से हमारा हेल्थ बनता था, उस सब की हम भूल चुके। आज तो चकाचौंध की दुनिया के अंदर लोग उस स्टील के बर्तन को, या कांच की क्रॉकरी को, या चीनी के बर्तनों को ज्यादा महत्व देते हैं। हर चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। लेकिन अब मुझे तो सिर्फ ये माटी बेचना नहीं करी है कि अब मुझे तो ये माटी बेचना आता है। और अगर ये माटी नहीं बिकेंगी, आजकल कोई घर में कोई माटी से घर लिपता नहीं, दीवारें लिपते नहीं। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में। ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक है, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। जो ठकुराइन मेरा इंतजार करती थी, उनको तो कोई ये बात नहीं है, उनको कई ठिकाने मिल जाएंगे। और ये सरकार अगर इस प्रकार से ये जमीन अगर ले ली, तो वो तो और कहीं बना लेंगे, लेकिन हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे। मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ से अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने से घर में चली गई। उस ठकराइन के घर में उसका रोज चाय पीना, मिट्टी देना, और बाद में चाय पीने के बाद कुछ थोड़ी तेरी मेरी बात करना, और फिर वहां से चलते बनना। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उसने बोला, देख भाई, आज तो ये कंटर खाली हो गया मिट्टी का, लेकिन कल किसी भी हर हालत में, यानी कोई भी हालत में मुझे कल मिट्टी चाहिए। और वहां से उसने उसे 2 रोटियां भी दे दी। उन्हें भी उसके अपने कपड़े को एक दूसरे छोर से बांध लिया, क्योंकि ये सब रोटियां वो अपने घर ले जाती थी, कपड़ा रखती थी। हमारे पास जैसे टिफिन बॉक्स वगैरह कुछ नहीं, बस कपड़े में बांध ली और आगे चली। लोग जाने तो जाने की ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देंगी। रोटियां को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। सभी को मालूम है ये रोटियां बांधकर अपने बुड्ढे को ले जाती है, और उसके पति बुड्ढे को भी इसके आने का इंतजार था, क्योंकि ये अगर आई तो कुछ लाएंगी या कुछ बनाएंगी, तो मेरे भी पेट भूख होगी। जैसे वो अपनी पत्नी के हाथ में
उस कपड़े में बंधी हुई रोटियों को देखता है तो उसको भी एक एक आशा की किरण जागती है, और साथ में ऐसा भी बोल देंगी साग तो कुछ है नहीं अभी, फिर रोटी तो दे दी, और बोल देंगी अपने पति को कि भाई साग तो कुछ भी नहीं है, कोरी रोटियां है यानी खाली रोटियां है, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भूचल मीठा। उसने कहा अब हमको भूख लगी है, तो कहते हैं कि व्यक्ति को भूख लगती है तो 4 दिन की सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसका गांव शहर के पास भी नहीं, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता। रोज सुबह निकल जाती है अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती। उसके पास ना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं, झोपड़ी भी नहीं जिससे वो गुजारा करती। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर पड़ी है, उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली कई तरह के कामों का बेगार काम कर देती है। ये इसका जीवन। जो सवेरे घर से निकलती है, खदानों में जाती है, मिट्टी खोदती है, मिट्टी खोदने के बाद में वो कंटर में भरती है, और जिसको भी देना है उसको वो देती है। उसके बावजूद भी उसके पास 2 समय की रोटी पूरी नसीब नहीं होती है, और उसके पास ना कोई जमीन है, उसी ठकराइन की जमीन पर वो पड़ी हुई है, और बदले में वो ठकराइन के किराए के रूप में वो उसको क्या करती है, मिट्टी देती है। इस तरह से अपना सवेरे से निकलती, शाम होते होते वो घर पहुंचती है, और उसका काम वो भले आदमी घर में रोटी का इंतजार करते रहता है, कामों की बेगार करनी पड़ती है। तो देखिए पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे 2 वो भी लुखी सुखी, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं। नहीं, आज वो एक गठरी में बदल गए, अपने बुड्ढे की कोरी रोटियां नहीं देंगी। उसने बोला नहीं, आज मैं कोरी आने बिना सब्जी की रोटी नहीं दूंगी। माटी बेचने से मुझे आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। एक सोच के विचार करके गई कि रोज मैं सूखी रोटी देती हूँ, लेकिन पति मेरा बोलता है कि भूख मीठी है या रोटी मीठी है, क्योंकि भूख जब लगती है, मैंने बताया आपको कि कितने दिनों का खाना भी वो हमको अच्छा लगता है। तो उसने कहा आज मुझे पैसे भी मिले हैं, तो उन पैसों को लेकर मैं प्याज खरीदूंगी और घर जाकर सब्जी बना दूंगी। प्याज को कूट कर जल्दी जल्दी तल लेंगी, बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएंगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देंगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। सब कुछ मालूम है, मेरे पति बहुत कमजोर हो चुके हैं, पहले रोटियां नहीं बताऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, और सब्जी बना के बाद में 3 रोटी में से 2 रोटी दूंगी, लेकिन उसके उसके दांतों से, उसके हाथों से वह 1.5 रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा सकता है। अब उसे ज्यादा नहीं बचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेंगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी थी। मन में यह सोचती, हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंच गई, अपना प्लान बना रही थी। ऐसा करूंगी, इतना दूंगी, बच गई तो कल के लिए रखूंगी। सब कुछ सोचते हुए वो अपने घर तक पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत ही नहीं रही। माटी वाली के पाव की आड़ सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। किस आशा के साथ वह घर में आई, पति को आज सब्जी देकर खिलाने के लिए सोचकर, और जैसे वो घर में आती है, उसके पैरों की आड़ को सुनकर पति चहक जाता है। पर आज उसके पति के इसमें कोई हलचल नहीं थी। उसने नजर घुमाई और माटी से छूकर, उसने घबराई हुई माटी ने उसे छूकर देखा, वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यहाँ पर माटी, उसका नाम भी माटी वाली का जगह उसका नाम माटी पड़ गया। इसलिए जब माटी ने उसको छूकर देखा तो देखा कि मेरा पति तो अब हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो चुका है, इस माटी में विलीन हो चुका है, मुझ माटी को छोड़कर चला गया।
टिहरी बांध पूर्णवास के साहब ने उससे पूछा कि वो रहती कहाँ है। अब वहां पर टिहरी बांध उस शहर के बांध के पूर्णवास के साहब ने उसे पूछा, तू कहाँ रहती है? तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र लिया था। अब देखिए गरीबी, डेड बॉडी को जलाने के लिए भी उसके पास प्रमाण पत्र चाहिए, उसका घर का पता चाहिए, लेकिन उसका कोई अपना पता होगा तो वो बताएंगी। अब देखिए माटी कहाँ से लाती है ये प्रमाण पत्र? माटा खान से लाती हूँ माटी। उसने बोला मेरा तो कोई घर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, बस इतनी पहचान है कि मैं माटी खान से खोद करके माटी को लाती हूँ, यही मेरा प्रमाण पत्र। वो माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है शायद। तो बोले फिर तुमको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जिस जगह से तू जमीन से मिट्टी खोदती थी, अब आज से वो हमारी हो गई, और नहीं तो फिर तेरी रोजी रोटी आज से खत्म, उसके ऊपर अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। वो बोली अगर आप ये जमीन ले लेंगे, जिस जमीन से मैं मिट्टी खोदती हूँ, तो मैं खाऊंगी क्या? ये तो मेरी रोजी दे दे। बोले हमें पता नहीं, हमें तो तुम्हारे को देना ही, कागज देना ही पड़ेगा या कुछ देना ही पड़ेगा, तभी तुम अपने बूढ़े की माटी को इस माटी में मिला सकती हो। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? ये जगह तुम्हारी, अब इसके ऊपर बांध बनाना है, तो आप बांध बना लेंगे, मैं माटी कहाँ से लाऊंगी? और माटी नहीं लाऊंगी तो क्या बेचूंगी और कैसा अपना पेट भरूंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुम खुद ही तय करनी पड़ेगी। देखिए इंसानियत, मरने के बाद भी उस व्यक्ति के पास अगर कोई टैक्स देने को नहीं है स्मशान घाट के अंदर, तो वो भी उसको नहीं, उसको उसने कहा कि अब तू जाने, तेरा काम जाने। अगर तेरे को अपने पति के लिए इस 2 बीघा जमीन में दफनाने की जमीन चाहिए, तो ये माटी जहाँ से खोदती है वो इस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। टहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा, शहर में आपाधापी मची। देखी वहां पर सुरंग को बंद कर दिया, क्योंकि पहले वो सुरंग थी, मिट्टी थी, तो पानी अपने अंदर क्या हो जाता था, जमीन में समा जाता था। और आज जमीन बना लिए हम लोग, इसीलिए क्या होता है, पानी बांध के रूप में हमारे घरों को डुबाने को आ जाता है। यही बात वहां पर भी हो गई। शहर में आपाधापी मची, सब भागम भाग हो गए, अरे क्या हो गया, पानी तूफान आ गया। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल स्मशान घाट डूब गए। सबसे पहले कौन डूबे? स्मशान घाट। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। सबसे एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसका स्मशान क्या था? इस पाठ से आपने उस माटी का स्मशान, गरीब औरत का स्मशान क्या था? वो सुरंग, जहां से वो गड्ढा, जहां से वो मिट्टी खोदती थी, और वही उजड़ गया। और उसी का फल, उसी का प्रकोप देखो, पूरे गांव वालों को सजा मिली, पूरा पानी गांव में भरने लगा। इस तरह से उस माटी वाली, उसका नाम क्यों पड़ा माटी वाली? उसका अपना नाम नहीं था, पर वो माटी बेचती थी, माटी का ही काम करती थी और अपने पति का देखभाल करती थी। और अंत में उसको लगा कि इस माटी के अंदर भी मेरे पति को दफनाने के लिए मुझे कुछ देना पड़ा, और वो देना पड़ा जो मेरी रोजी रोटी थी, जिसके जरिए मैं अपना काम करती थी। इस तरह से इस विद्यासागर की लिखी हुई कहानी से हमें गरीब आदमी का स्मशान, इस कथन स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय क्या है कि गरीब लोगों के पास जो रोजी रोटी थी वो भी क्या हो गया, अगर वो उजड़ गया तो अब उसके पास और बचा ही क्या है? जहां से वो मिट्टी खरीद के अपनी रोजी कमाती थी उसी को, और माटी वाली भूखी मिट्टी की भोजन मिठा, ये अभी इसका अभिप्राय क्या है?
ये भी बहुत सुंदरता से बताया गया है। इस पाठ पे आपको पाठ समझ में आया, आप बराबर कर सकते हो। आपने कभी ये भी देखा था, राजा हरिश्चंद्र जब स्मशान घाट की नौकरी करता था, यानी गरीब लोग बनने पर कितने ईमानदार होते हैं, तो उसने अपने ही पुत्र के लिए अपनी पत्नी से कर मांगा, कर यानी टैक्स। अगर आपको पुत्र को दफनाना है तो आप टैक्स दीजिए। इस स्मशान घाटने पर मरने, ये आदमी इतना निर्कुष्ट है, दुनिया इतनी कैसे न्याय बनाई पता नहीं, कि मरने के बाद भी अगर उसके पास टैक्स देने को ये नहीं है, तो स्मशान घाट में भी उसके लिए जगह नहीं। तो ऐसी करुण कथा को सुनकर और भूख मीठी कि भोजन मीठा, इसका अभिप्राय यही है कि जब व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है तो वह भोजन जो भी मिला उस भोजन को मीठा समझ के खा लेता है। वहां भूख नहीं देखता है कि मुझे कुछ व्यंजन चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, ताजी रोटी और अन्य ऐसी रोटी, ऐसी इसकी कोई भावना नहीं रहती। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से ये आपका उपवाचक लेसन में भी, इसमें भी आपको पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर के रूप में एक बिट्स आपका पैराग्राफ का आएगा, दूसरा बिट्स आपको एक क्वेश्चन के रूप में आएगा, जिसके मार्क्स आएंगे। एक मिनट बैठ कर